प्यारे बच्चों, आप नए सेशन में नए सिरे से 12th क्लास में आकर बिजनेस स्टडी पढ़ने को तैयार हो गए हैं। पिछले साल आपने 11वीं क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी पढ़ा। अब 12वीं क्लास में आकर आप बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे और इस बिजनेस स्टडी के अंदर आप जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका स्टडी करेंगे आप। 11वीं क्लास के अंदर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ा जिसमें कि व्यवसाय करने के विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा। अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए इसमें हम पढ़ेंगे कि उन व्यवसायों को चलाया कैसे जाता है, कैसे चलाना चाहिए या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है व्यवसाय को चलाने के लिए। जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता है वैसे वैसे उसमें और भी लोग जुड़ते जाते हैं। 11वीं क्लास में जैसे आपने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, अकेला व्यक्ति व्यवसाय करता है, और 12वीं क्लास में आकर आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर कि पार्टनरशिप आ जाता है, उसमें साझेदारी फॉर्म आ जाता है, कंपनी आ जाता है, यानी कि लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, यानी कि यह एक बड़ा रूप लेने जाता है। तो जब कोई चीज़ बड़ा रूप ले लेता है तो उसे मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से उनका प्रबंधन करना है ताकि हमारा व्यवसाय लगातार कंटिन्यूअस चलता रहे। तो 12वीं क्लास में आकर के हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम व्यवसाय को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है या क्यों ज़रूरी है किसी व्यवसाय के लिए, और इसके होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं व्यवसाय को, इसे क्या महत्व है, इसे क्या विशेषताएं हैं, इसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इसको इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हर जगह प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है। हमें चाहे वो व्यवसाय करना हो, चाहे अपने जीवन के अंदर कोई भी कार्य करना हो, चाहे शादी करना होता है घरों में, तब भी हमें जो है मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रबंधन करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें हर चीज़ों के बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है कि बहुत सारा काम करना होता है, उन कामों को सबको थोड़ा थोड़ा बांटना होता है, और फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो है जो भी फंक्शन घर में हो आसानी से सही समय पर सही तरीके से हो जाए। तो हम सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं, हम अपने घर में, अपने पढ़ाई में, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं प्रबंधन का प्रयोग जरूर करते हैं। तो अब हम प्रबंधन का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन क्या उसका हम सही तरीके से प्रबंधन का प्रयोग कर पाते हैं? इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। अगर हम प्रबंधन नहीं करते हैं तो क्या होता है, यह उस नाव के समान होता है जिसमें नाविक ही नहीं होता है। अगर नदी में या समुद्र में नाव चल रहा हो और उसमें कोई नाविक ही ना हो तो वो लहरों के साथ कहाँ चला जाएगा या कोई नहीं जानता है, उसे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है, डूब भी सकता है नाव। तो
सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि कंट्रोल भी करना होता है नाव को, ताकि वो सही दिशा में जा सके। उसी तरह से जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो हमें प्रबंधन की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और वह प्रबंधन हमें सही रास्ते पे लेके जाता है। इस तरह से जब कोई व्यवसाय, कंपनी, फर्म जहाँ पे लोग समूह में कार्य करते हैं, अगर उनके कार्यों को सही तरह से नियंत्रित ना किया जाए, सही तरह से निर्देशित नहीं किया जाए, तो वे अपने मन से जो भी कार्य करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उस फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो उसे वो अचीव करने में हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। तो इसके लिए जहाँ पे कोई समूह में कार्य हो रहा होता है, वहाँ पे एक पावर की ज़रूरत पड़ती है जो सबके कार्यों को इकट्ठा करके एक सही दिशा में ले जा सके और उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर सके। यह जो पावर होता है, ये जो शक्ति होती है, जो सबके कार्यों को आपस में संबंध स्थापित करती है, उसे ही हम प्रबंधन कहते हैं, उसे ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। यह मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फर्म के गोल को अचीव करने के लिए। तो चूँकि हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं और व्यावसायिक अध्ययन के अंदर हमें यह सीखना है कि हम अपने व्यवसाय को कितनी अच्छी तरह से चला सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रबंधन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। तो इसलिए हम ये चैप्टर, जो पहला जो चैप्टर है व्यावसायिक अध्ययन 12th क्लास का, इसकी शुरुआत हम यहीं से करते हैं, प्रबंधन से ही करते हैं कि प्रबंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो हमने जान लिया कि प्रबंधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि व्यवसाय को सुचारू रूप से सही दिशा में चलाने के लिए हमें प्रबंधन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। सो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हम गोल को अचीव करें वह इफेक्टिवली भी हो और इफिशिएंटली भी हो, क्योंकि जब तक हम गोल को सही समय पर अचीव नहीं करेंगे तो उस गोल के अचीव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, इफ़िशिएंटली मतलब कि कितना कम खर्च करके हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं, और यह जो प्रोसेस है उस गोल को अचीव करने का, उसमें हमें किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम समूह में कार्य कर रहे होते हैं और हमें दूसरों से काम भी लेना होता है, तो हमें किस तरह से उनसे काम लिया जाए और सबका एम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही हो, इसका कितने अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का एम क्या होता है। तो मैनेजमेंट का एम होता है एट गाइडिंग दियर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स दैट कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसे अचीव करना ही मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है, कि हम डिफरेंट जो वर्क का कर रहे हैं सारे लोग मिल करके, उन सब को एक ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करना। सो मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड
and goals are achieved, and effectiveness and efficiency both should be in a balanced manner. इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कहना चाह रहा है कि ये 3 बातों से मिलकर बना है कि एक तो ये प्रोसेस होता है जिसमें कि गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। दूसरा इसमें इफ़ेक्टिवनेस होता है और तीसरा इसमें इफ़िशियंसी होती है। तो 3 टर्म्स को अगर हम जोड़ेंगे तो मैनेजमेंट पूरा होगा। प्रोसेस के अंदर एक्टिविटीज़ जो कि एक मैनेजर के रूप में मैनेजर करता है, उस प्रोसेस में जो मेन प्राइमरी फंक्शन है वो है जो एक्टिविटी एक मैनेजर करता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक मैनेजर के रूप में सबसे पहले वो क्या करता है कि वो प्लान करता है कि उसे फ्यूचर में क्या काम करना है। जब वो ये बात सोच लेता है कि फ्यूचर में उसे क्या करना है, उसे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वह इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना लेता है, उसके लिए प्लानिंग करता है और फिर वो जो उसका सोचने का काम होता है उसे हम प्लानिंग कहते हैं। मीन्स व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को हम पहले ही सोच लेते हैं, ये होता है प्लानिंग। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि जो भी हम प्लान कर चुके हैं, जो हमें फ्यूचर में करना है, जो भविष्य में करना है, उसके लिए सामान को इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना। जैसे अगर हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, रॉ मटेरियल के लिए देखना, हमें इकट्ठा करना रॉ मटेरियल को। अगर हमें कोई प्लांट एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लैंड परचेज करना। अगर हमें कोई कंप्यूटर की ज़रूरत है तो उसको परचेज करना। तो जितने भी थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें, उन सभी चीज़ों को परचेज करना, इकट्ठा करना, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो हम परचेज कर लेते हैं वो खुद ब खुद अपने आप तो काम करेंगी नहीं। कंप्यूटर खरीद लिया हमने, लेकिन कंप्यूटर अपने आप तो वर्क करेगा नहीं। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो उसको जानता हो, ऑपरेट करना जानता हो उसको। तो उसमें जो फंक्शन होता है उसे हम स्टाफिंग बोलते हैं, जिसमें हम व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं, उसे सही प्लेस पे बैठाते हैं, पोस्टिंग देते हैं उसकी, ताकि वो उस काम को सही ढंग से कर सके। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। अगर हमने किसी कंप्यूटर वाले कंप्यूटर बैठा दिया, वो अपने मन से काम तो करेगा नहीं, उसे हम डायरेक्ट करेंगे कि तुम्हें क्या काम करना है इस कंप्यूटर पे। हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी को, चाहे वो मैनेजर को, चाहे डायरेक्टर को, कोई भी हो सकता है। टॉप लेवल पे जो भी लोग बैठे हैं, इंस्ट्रक्शंस देना होगा उन्हें कि ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, किसको किसके ऑर्डर्स मानने हैं,
ये सारी चीज़ें डायरेक्टिंग के अंदर आता है। सब लोग अपना काम करने लगे, हमने अपना एक गोल सेटअप कर लिया। तो कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमने अपने गोल सेटअप किए थे, क्या वह अचीव हो रहा है या नहीं। जो हमने टारगेट रखा था एक साल में अगर 5000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, तो क्या हमने वो 5000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस कर लिया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसे कारण को जानना, उसके रेमेडियल्स जो एक्टिविटी है उसे करना और नए प्लान करके फिर से उसे अचीव करने का कोशिश करना। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड, यानी जो हमने पहले प्लानिंग में अपने गोल सेटअप कर रखे थे उसको देखना कि क्या हमने उसे अचीव किया है या नहीं। परफॉर्मेंस जो हमने दिया उसकी एनालिसिस करना, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसका स्टैंडर्ड के साथ एनालिसिस करना, जो डिफरेंस है उसकी जजमेंट करना। तो इस तरह से कंट्रोलिंग होता है। तो ये फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजर के रूप में। तो इस तरह से एक तो ये प्रोसेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर ये काम करना होता है, इस ज़रूरत पड़ती है। दूसरा इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क, राइट टास्क जिसे हम कहते हैं, अचीविंग द गोल, इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। यानी कि इफेक्टिवनेस मतलब हमने जो गोल सेटअप किया, क्या हमने उसे अचीव कर लिया या नहीं। अगर हमने अचीव कर लिया तब वो हमारा एक इफेक्टिवनेस हुआ। यानी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? गोल को अचीव करना। तो इफेक्टिवनेस तभी होगा जब हम उसको अचीव कर पाते हैं। उसके बाद आता है कि क्या हमने उसे अचीव कर लिया तो काम खत्म हो गया, चाहे वो किसी भी तरह से अचीव किया हो। नहीं, नॉट enough to just complete the task. There is another aspect, that is efficiency. It means that doing the task with minimum cost, यानी कि जो हम इफ़िशियंसी के अंदर हम देखते हैं कि जो भी हम टास्क करें वो मिनिमम कॉस्ट के साथ करें। तो इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक साइड में इफ़ेक्टिवनेस है, दूसरी साइड में इफ़िशियंसी है। यानी कि कार्य तो करना है, लेकिन उसको करने के लिए हमें इफ़िशियंसी का ज़रूर ध्यान रखना है। इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना है और उसको टारगेट अचीव करने के लिए काम शुरू कर देता है। वो कुछ समय के बाद जब इलेक्ट्रिसिटी उसके पावर मिलना बंद हो जाता है, पावर कट शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने 5000 यूनिट को अचीव करने के लिए 2 शिफ्ट में काम करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो उसके जो एम्प्लॉइज़ जो पहले एक शिफ्ट आते थे अब 2 शिफ्ट में आ रहे हैं काम करने के लिए, उससे उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। लेकिन चूंकि उसने टारगेट बना रखा है कि 5000 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना ही करना है, चाहे इसके लिए एक्सपेंस कुछ भी हो जाए। तो जब वो 5000 की यूनिट एक साल के अचीव कर लेता है अगर, तो यह उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, यह उसकी इफ़िशियंसी नहीं हुई। क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस
का मतलब होता है अपने गोल को अचीव करना, टास्क को अचीव करना, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अगर इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो अगर कोई व्यक्ति, अगर उसके साथ सेम कंडीशन होता है इस तरह का कि पावर कट्स हो जाते हैं, तो वो अपने प्रोडक्शन को कम कर देता है फिर, ताकि उसको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़े। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता ये है कि वो मार्केट के डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है और उसके गुड्स मार्केट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। कंपटीशन हो जाता है मार्केट में और वो फेल हो जाता है। तो अपने इफ़िशियंसी को बचाने के लिए कि ज़्यादा कॉस्टिंग ना हो, वो अपने इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है, यानी अपने टास्क को कम कर देता है, टास्क को कम कर। तो इस तरह से क्या हो रहा है? इस तरह से भी व्यवसाय जो है वो ख़त्म हो जा रहा है जब इफ़िशियंसी ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो, और इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो उसके कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं। तो इसमें उसे क्या करना चाहिए, फर्म को, मैनेजमेंट को, व्यवसाय को, कि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगर बैलेंस रहेगा इन दोनों के बीच में तो जो टारगेट है, जो उसके गोल हैं अचीव करने के, वह आसानी से अचीव हो सकते हैं। अब अगर हम देखें इफ़ेक्टिवनेस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रभावपूर्णता, और इफ़िशियंसी क्या कहते हैं? कुशलता। तो अगर हम हिंदी में बताएं आपको प्रभावपूर्णता क्या है, तो इसका अभिप्राय है काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आए। और अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो इसका अर्थ होता है कुशलता। इसका अभिप्राय क्या होता है? काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करना, यानी कम से कम लागत पे, कम से कम कॉस्टिंग पे पूरा करना। इनके उद्देश्य क्या होते हैं? तो प्रभावपूर्णता का उद्देश्य क्या होता है? इफेक्टिवनेस जिसे कहते हैं, तो इसका उद्देश्य होता है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, यानी जो उसके गोल है उस गोल को अचीव कर लेना, जो भी उसके टारगेट है, उस जो भी उसका टास्क है उसको अचीव कर लेना। कुशलता के अंदर अगर हम देखें इफेक्टिवनेस के अंदर कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लागत लाभ विश्लेषण करना, यानी कि कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच में एनालिसिस करना कि कॉस्ट को कम करना है और प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, इफ़ेक्टिव करना है, यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो मैनेजमेंट का एक और फंक्शन पता चला कि क्या करना होता है। मैनेजमेंट क्या करती है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करती है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस करती है, वेस्टिंग कम करती है, ताकि कॉस्ट कम करके अपने गोल को अचीव किया जा सके। अगर हम इनके मुख्य केंद्र को देखें, मेन कॉन्सिडरेशन देखें, तो प्रभावपूर्णता ये कहता है कि काम को समय पर पूरा करो, चाहे खर्चा जो भी हो। जबकि इफेक्टिवनेस, कुशलता क्या कहता है कि कॉस्ट को कम करो, अपने को इफिशिएंट बनाओ, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने को इफिशिएंट बनाओ। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, वो 3 चीज़ों को मिल करके बनता है। एक तो है प्रोसेस, जिसे हम फंक्शन कहते हैं, दूसरा इफेक्टिवनेस और तीसरा इफिशियंसी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया है इसका कि आखिर मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। और भी है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art are followed in order to accomplish certain predetermined objectives. And also, management is the art of knowing what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way. तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट डेफिनेशंस मैनेजमेंट के दिए हुए हैं कि हमें क्या होता है कि मैनेजमेंट का जो अगर हम देखें तो गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से लेने की एक कला को हम प्रबंधन कहते हैं। और जब दूसरों से लेने की कला को प्रबंधन कहते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। हम दूसरों से कब हम कार्य को ले सकते हैं, जब हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकें कि आपको क्या काम करना है, उनको क्या काम करना है। सही व्यक्ति को सही प्लेस पे हमने बैठा रखा है कार्य करने के लिए, प्लस हमने उनको एक टारगेट दे रखा है काम करने के लिए। उसके बाद हम उन पे डायरेक्टिंग कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि क्या वे लोग उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिस डायरेक्शन को चलना चाहिए, क्या वो गोल को अचीव कर पाएंगे। कंट्रोलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी के कार्य को देखना और उनसे कार्य लेना। दूसरा इफेक्टिवनेस वर्क में, यानी कि समय पे कार्य लेना, और समय पे कार्य लेने के बाद कम खर्चे में कार्य लेना प्रबंधन कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह से प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस हो जाएंगे। तो प्रबंधन का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि हम आज के टॉपिक में कि प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसको हमने देखा। अब हम जो है अगले टॉपिक में जो है इस चैप्टर को और विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जिसको कि हम आसान शब्दों में सीखने की कोशिश करेंगे, हिंदी भाषा में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।